सवाल यहाँ लेते हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। और ये पूछा है मांडवी टू अलाइव। इनका नाम तो समझ में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन खैर इन्होंने अंबुजा सीमेंट लिया हुआ है 553 का लिया हुआ है। 1 साल का इनका नज़रिया है। तो 1 साल में क्या उम्मीद रख सकते हैं ये अंबुजा सीमेंट में? देखिए, अब अंबुजा में जो मर्जर चल रहा है एसीसी और कौन सा हो गया ओरिएंट ना, और बाकी 2 अनलिस्टेड हैं, इन सब का मर्जर जी। सब कुछ होने में 1 साल तो लग ही जाएगा कम से कम, जो कि एक ही ग्रुप का मामला है। फिर भी 1 साल तो लग ही जाएगा सब एडजस्टमेंट में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मे बी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप अंबुजा सीमेंट हो सकता है अंबुजा के बाद आ जाए या ग्रासिम के नीचे आ जाए, इस रेंज में कहीं पे आ जाए तो एक अच्छा प्रोमिनेंट नाम, प्रोमिनेंट प्लेयर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ साइज। तो अगर सीमेंट सेक्टर में डिमांड रहेगा तो फिर अंबुजा में नहीं रहने का तो कोई क्वेश्चन नहीं। तो 1 साल के नज़रिए से आप ऐसा देखिए, बट फिर भी ये जो सेक्टर है ना, इसमें हमेशा बैठ के बन के नहीं रहा जा सकता। पैसा मिला थोड़ा-सा निकल लीजिए, फिर नीचे में आ जाइए, फिर चलिए, क्योंकि थोड़ा सीज़नैलिटी भी इसमें आ जाती है। अंबुजा में ऐसा है कि अभी का क्लोज़ है 535। मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा इसमें डाउनसाइड होना चाहिए। अभी वैल्यूएशन अगर देख लें एक बार इसका, अंबुजा 23 और न दिया तो हो गया आपका 20 टाइम्स के आसपास। मुझे तो लगता है कि 10% काफ़ी है। 500 के नीचे ही बड़ा रिस्क इमर्ज होगा, उसके पहले तो कोई बड़ा रिस्क नहीं होगा और वहाँ पे वैल्यूएशन भी आपके फेवर में आ जाएगा। मेरा तो अंदाज़ा यही रहेगा। और अगर इसको बहुत स्ट्रेच भी करना है तो जो लो बना है 455 से, जो भी है 450 के पास का, वो फाइनल रहेगा। बट इमीडिएटली कुछ बहुत ज़्यादा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। मार्केट अच्छा हो जाएगा तो ये भी होगा। सब सेक्टर में रोटेशनल बाइंग आती है। इसमें मेन आपको रिस्क समझना है, तो जेन्युइन रिस्क 10% का है। अब बहुत ज़्यादा हुआ तो 20% का भी हो सकता है, बट वो एकदम से खराब वाले सिनेरियो में होना चाहिए। उसी हिसाब से इसकी असेसमेंट रखिए और अपसाइड को ओपन रखना पड़ेगा। अपसाइड विल डिपेंड अपॉन कि कितना मार्केट कितना अच्छा करता है, एंड देयरफॉर आपका अपसाइड पहुंच सकता है 600 के पास भी, 600 625 के रेंज में। जी। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अगर मर्जर हो जाएगा, एसीसी भी अपने आप में देश का बहुत पुराना और प्रतिष्ठित सीमेंट ब्रांड है। तो ये मर्जर के बाद किस तरह से कामकाज करने वाले रहेंगे कि अंबुजा का भी ब्रांड चलता रहेगा, एसीसी भी ब्रांड चलता रहेगा, तो फिर मर्जर से फ़ायदा क्या होने वाला है? और एसीसी जैसा एक जमा-जमाया पुराना प्रतिष्ठित ब्रांड खत्म कर देना भी कोई कारोबारी समझदारी नहीं होगी। क्या कुछ इस बारे में पढ़ने-सुनने को मिला है आपको? नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है राजेश, समझना। देखिए, वो तो सबको भी पता है कि जब आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एक आपका जो ब्रांड प्रीमियम होता है, जिसको हम गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं। तो अब उनका जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें क्लियर होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि अंबुजा का बेटर आ रहा है कि एसीसी का आ रहा है, किसका बेटर आ रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर अभी तक अंबुजा और एसीसी अलग अलग बिजनेसेस हैं तो मोस्टली देखेंगे कि इनके अपने अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ होंगे। तो जहां आप एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को आप मर्ज करके निकाल पाएंगे कि यहाँ पे अंबुजा और एसीसी का क्रॉस सेल भी किया जा सकता है, वहां पे ओवर टाइम आप एक ही रखें, क्योंकि आपको फिर एफिशिएंसी भी तो निकालनी है। इन सबको मर्ज क्यों कर रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी आए और जो इनके सेल्स पॉइंट है उनसे हम इनको इनका फायदा भी उठा पाए। तो जहां-जहां जो ब्रांड चलता है वो ब्रांड तो रखेंगे, ये ब्रांड को खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी है कि असेसमेंट किया जाएगा कि क्रॉस सेलिंग में अगर देखा जाए कि दोनों जगह एक ही ब्रांड का मतलब एक ही कंजम्पशन है, तो दोनों रखने में भी, नाम रखने में क्या जाता है। बट यही है कि अंबुजा के नीचे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के सीमेंट होंगे जो अपने अपने फर्क से चलेंगे। लेकिन अभी तक क्या था कि अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ग्रासिम अपनी क्वालिटी डिस्कस करता होगा, अल्ट्राटेक अपने सीमेंट की क्वालिटी डिस्कस करता होगा, अंबुजा अलग और एसीसी अलग। लेकिन अगर अंबुजा और एसीसी एक ही हो गए तो फिर जिस क्वालिटी जो यूएसपी एसीसी का था वो यूएसपी एसीसी का यूज किया जाए, लेकिन रेवेन्यू मेरा हो जाए।
और जो यूएसपी अंबुजा का था वो यूज़ किया जाए। तो बाद में कंपनी कैसे डिसाइड करेगी तो वही जाने। बट मोस्टली होता है ऐसा है कि बिज़नेस को मर्ज कर देने से यहाँ पे वो होता है ना, अब जब बहुत जी, स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डीमर्ज करके वैल्यू क्रिएट करते हैं। और जब नीचे रहता है तो फिर बड़ा दिखाना बनाना होता है तो सबको मर्ज कर देते हैं। बिज़नेस तो जी। सिमिलर है। तो वन मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी तो मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, एफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। मेन इम्पैक्ट वहाँ रहेगा। जी, अब वैसे एक ही ग्रुप के अंदर दोनों कंपनियाँ चल रही हैं, तो साइज़ का बेनिफिट तो आप वैसे भी ले सकते थे ले ही रहे होंगे अलग-अलग एंटिटीज़ के रहते हुए भी। और अगर मान लीजिए गुजरात अंबुजा और एसीसी दोनों ब्रांड साथ में एग्ज़िस्ट करते हैं और उसमें एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि उसके आगे सुपर ब्रांड आप लिख दें अदानी गुजरात अंबुजा या अदानी एसीसी। तो उस तरह की स्थिति में अ थोड़ा-सा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लेवरेज क्या करने वाले हैं वो जिससे मर्ज्ड एंटिटी को थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं सिनर्जी बनाना। वो सिनर्जी कहाँ से किस रूप में आने वाली है? हुँ। देखिए मेन चीज़ क्या होगा ना कि अगर एक ग्रुप के अंदर ले लिया, तो आप इन टर्म्स ऑफ साइज़ या तो नंबर 2 या नंबर 3 कंपनी हो जाएँगे। और जब आप अपने आप को नंबर 2 और नंबर 3 कंपनी बोलेंगे ना, तो फिर बाज़ार में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और उससे आपका सेल्स इम्प्रूवमेंट बहुत हो सकता है। तो अभी क्या है कि आप कम बात करेंगे तो भाई आपसे अल्ट्राटेक सबसे ऊपर है। कोई आई थिंक 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा ना अल्ट्राटेक का, या ज़्यादा ही होगा, कितना है? साढ़े 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 1.9 लैक्स का ग्रासिम का है। तो अगर हम ये आप बोलेंगे कभी कैसे बात किया जाता है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये नेक्स्ट इन लाइन है। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं 2 लाख करोड़ की मेरी कंपनी है भाई, अभी हम सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इसके बड़े बिज़नेस सिनर्जीज़ भी आ जाएँगे, वो अलग बात है। प्लस एक्सेप्टेबिलिटी भी मार्केट में बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ साइज़ यू बिकम काइंड ऑफ क्वाइट डिफरेंशिएटेड प्लेयर फ्रॉम अदर स्मॉलर प्लेयर्स। ये फ़र्क पड़ जाएगा, साइज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी अगर पेंट का बात किया जाए तो पेंट मतलब एशियन पेंट ऐसा ही हो गया है ना, क्यों? बिकॉज़ साइज़ में उसके सामने तो कोई है नहीं ना अभी, तो साइज़ का फ़र्क पड़ता है। मार्केट लीडर होने का या नंबर 2 होने का या नंबर 3 होने का फ़र्क पड़ता है। वी आर नंबर 2, वी आर नंबर 1 हम बोल के बेचते हैं ना। जी, लेकिन इस चार्ट में वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिख रही है जो इस तरह के इतने बड़े मर्जर की घोषणा के बाद होनी चाहिए? बल्कि पिछले 2-3 दिनों में तो चलिए मान लेते हैं कि बाज़ार ही फिसला है बहुत तेज़ी से तो उसका एक असर है। लेकिन इस पूरे चार्ट को देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ आप इस चार्ट में कह पाएँ, डिफ़ाइन कर पाएँ कि ये देखिए यहाँ पे ये मर्जर की घोषणा थी और उसके बाद इसका चार्ट बदल गया? ये प्राइस तो मूवमेंट मुझे लगता है तब शुरू होगा ना जब मर्जर हो जाएगा और सिनर्जी के बेनिफिट्स वो लोग एनुअल रिपोर्ट्स में आने लगेंगे कि ये सिनर्जी का, और कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलने लगेंगे कि ये बेनिफिट आएगा जिसके कारण से मेरे अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट होगा, तो फिर किस प्राइस पे ट्रेड होना चाहिए। अभी तो जब भी कोई मर्जर होता है, और द बेस्ट एग्जांपल इज एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, 1 साल तक तो प्राइस का कुछ हुआ ही नहीं ना, 1.5 साल तक प्राइस का कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक बार ये मर्जर बेनिफिट सामने दिखने लगे तो फिर आप देख ही रहे हैं एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई पे। तो कभी भी मर्जर होता है तो थोड़ा क्लैरिटी अवेट करता है मार्केट कि कितना वैल्यूएशन, कितना बेनिफिट इमर्ज होगा, कितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए। अभी काइंड ऑफ फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर अंडर वैल्यूड रहता तो ये बढ़ जाता। आपने कम से कम डेढ़ साल की टाइमलाइन सामने रख दी। साल भर मर्जर होने में लगेगा, फिर कम से कम 6 महीने लगेंगे उसका असर देखने में। तो बाज़ार उसके बाद सोचेगा कि इनका करना क्या है? इन आइसोलेशन यस, लेकिन अभी मार्केट ठीक नहीं है ना, तो मार्केट अगर ठीक होगा तो वो टेलविंड इनको मिलेगा, उतना प्राइस मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जो जी। मर्जर के बेनिफिट पे प्राइस मूवमेंट होना चाहिए था, उसमें समय लगेगा। तो फिर इन्होंने 553 पे जो लिया हुआ है, अभी थोड़ा-सा घाटा है। इनके लिए साल भर में क्या रणनीति बेहतर रहेगी? किस तरह से काम करेंगे? हाँ, जैसे मैंने बोला राजीव जी कि 10% से ज़्यादा रिस्क दिख तो नहीं रहा, जो वैल्यूएशन का और बाकी मामला है। लेकिन फिर ये भी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को देखते हुए एक स्ट्रेस केस सिनेरियो भी लेके रखना चाहिए। तो वो 20% का बन रहा है। तो यही रिस्क है और ऊपर में अपसाइड तो ओपन है। तो उस जी। बेसिस पे अपने को देखना चाहिए। ठीक है, तो अपसाइड ओपन है लेकिन नीचे 10% से 20% तक का झटका सहने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये साल भर की परिस्थिति है। ये हमेशा याद रखिए शेयर बाज़ार में आपको हमेशा एक जोखिम साथ में रखना पड़ता है, उसकी
स्थिति की कल्पना करके रखनी पड़ती है, तो अपना अ, एक रिस्क एपेटाइट अपनी जोखिम सहने की क्षमता जो है, उसके हिसाब से आपको अपनी एक रणनीति तैयार रखनी होगी।